हेलो छात्रों, पिछले जो सेगमेंट में मैंने हॉबी से संबंधित बातें की थी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें जो जनरल बातें थी वो मैंने की, 3-4 जो है हॉबीज़ के बारे में बात की। मैं अगला हॉबी आता हूँ, वो है खेल, जो बहुत लड़कों का खासकर खेल वाला हॉबी बहुत रहता है। लड़कियाँ बहुत कम देती हैं, लड़के बहुत खेल वाला देते हैं, और खेल वाले में सबसे ज़्यादा अगर देते हैं तो क्रिकेट संबंधी देते हैं। अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट देखना लिखते हैं। देखिए, क्रिकेट देखना जो है वो हो सकती है हॉबी, लेकिन बड़ा अच्छा परीक्षक पर जाता नहीं। क्रिकेट खेलना ये हॉबी हो सकती है, देखना क्या हॉबी होगी। बहुत लोग दे देते हैं, अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ कि बहुत गलत ही दे दिया। देखना भी हॉबी होती है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। फिर भी अगर आप देखना दिए हैं तो समझ लीजिए कि सारे रिकॉर्ड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। तो समझ लीजिए बहुत वाइड हो जाता। अब क्रिकेट से संबंधित बातें हैं, खेलना अगर आपने लिखा है तो क्रिकेट के ग्राउंड से बातें तमाम है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स की जानकारी आपको नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकती। खेलने अगर आकर रहा है, आप खेलते हो तो खेलने की जानकारी होनी चाहिए। अब खेलने में क्या है कि आप बैटिंग करना पसंद करते कि बॉलिंग करना पसंद करते, ये पूछ सकता है। बैटिंग है कि बॉलिंग है। अब देखिए, यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा था, ठीक है, सोशियोलॉजी के छात्र थे और कहा, उनमें हॉबी दिया उन्होंने कि क्रिकेट मेरी हॉबी है, खेलना। तो उनसे पूछा ये प्रश्न कि आप बताओ कि क्रिकेट में समाजवाद कहाँ दिखता है आपको? क्रिकेट में कहीं आपको निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दिखाई पड़ता है क्या? अब देखिए, अचानक से पूछेगा कहीं तो आपका दिमाग जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे है, अमूमन आप देखेंगे कि जो बैट्समैन होता है वो कहीं ना कहीं समाज के उच्च वर्गों से ही आता है। कारण क्या है, पूछ सकता है कि बैट्समैन ऑलवेज जो है वो सम्भ्रांत घर के बच्चे ही आ पाते हैं, क्या कारण है इसके? और बॉलर जितने भी होते हैं वे निम्न वर्ग के रहने वाले बच्चे भी बहुत बॉलर बन के ही आते हैं। तमाम देख लीजिए, उमेश यादव हो, तमाम, ये तमाम आपको दिखाई पड़ेंगे। कारण क्या है कि जो बैट्समैन होता है वो निश्चित रूप से, आप देखिएगा, वो चूंकि बैट चाहिए, पैड चाहिए, हेलमेट चाहिए, गार्ड चाहिए, तमाम बहुत चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने सीखने के लिए विकेट चाहिए, तमाम है। लेकिन बॉलर को क्या चाहिए? एक बॉल चाहिए। और बॉलर के पास क्या है? एक स्ट्रेंथ वाला कोई व्यक्ति हो, वो बॉलिंग आता। तकनीक सीखना तो बात की बात है, स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब वो देखिएगा कि निम्न वर्ग के जो लड़के होते हैं वो तमाम पुलिस सेवा में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सेना में ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कम ही पढ़ते हैं, लेकिन वो उसमें ज़्यादा जाते हैं। कारण क्या है? फिजिकली फिट होते हैं, खूब दौड़ते हैं, मॉर्निंग में देखिएगा दौड़ेंगे। और बहुत पढ़ने वाला लड़का, वो देखिएगा बहुत ज़्यादा जो बुकिश वगैरह होगा, वो थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो जाता, वो नहीं हो जाएगा। वो सुबह उसको ज़्यादा फिजिकली फिटनेस पे बहुत ध्यान नहीं देता, थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लिया, थोड़ा उछल कूद कर लिया, उससे ज़्यादा वो फिजिकली फिट नहीं रहता। तो आप देखिए, इसलिए उस वर्ग से आता, और वो अपनी बदौलत आता है, उसमें उसके पिता और उनका माता पिता का बहुत योगदान नहीं होता।
क्योंकि उसमें आप देखेंगे बैट्समैन वाला तो तकनीक सीखने के लिए उसको किसी न किसी कोच के पास गया, तमाम आया, उसको शुरू से ही तकनीक पर उसकी जानकारी होनी चाहिए बैट्समैन के लिए, और उतने के लिए खर्च भी चाहिए कि तमाम के लिए भाई वो उतना इक्विपमेंट्स के लिए भी खर्चीला है, इसलिए वो उच्च वर्ग से आता है। देखिए वो सामाजिक पहलू है। अब कहाँ से कहाँ जोड़ दिया मैं, प्रश्न पूछे जा सकते, आपसे भी पूछे जा सकते, ठीक है। और शब्दावली से आया था प्रश्न, बहुत शब्दावली से पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर साहब जितने हैं सब देखिएगा सब क्रिकेट से के शौकीन है, ठीक है, सबको जानकारी होती है। बोलेगा भाई दूसरा गेंद क्या होता, हमेशा यूज होता, हमेशा पूछ सकता है कि चाइना मैन किसे बोलते हैं। आजकल नकल बॉल बहुत फेंका जाता है, कौन सबसे भारत में है जो नकल बॉल फेंकता है, ठीक है। तो उसे पूछेगा कि तकनीक क्या, नकल बॉल का मतलब क्या होता है, कैसे फेंका, वो आपको बोलेगा वहाँ ये बताइए कि नकल बॉल कैसे फेंका जाता है, अगर आप क्रिकेट खेलना बताते हो तो, ठीक है। बोलेगा बताइए कि जो मैदान का आकार कितना होता है, पिच की साइज कितनी होती है, विकेट की ऊंचाई कितनी होती है, बॉल का वजन कितना होता है, बैट का वजन जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है, कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज हो सकता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा भारी बल्ले से कौन खेलता, अगर आप बैट्समैन बोलते हो तमाम, ठीक है। हुक शॉट क्या होता, ठीक है। धोनी जो है हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, वो क्या होता। तो ये शब्दावलियों का जो है आप बिल्कुल, आप चाइना मैन है, तमाम है, इन सब की गूगली है, परिभाषा आप जरूर बताएंगे। और अन्य जो कितने भी खेल हैं उस सब खेलों की जो आप बोलेंगे, लॉन टेनिस बोलेंगे तो उसके भी तमाम शब्दावलियाँ, तो वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एस क्या होता है, अगर लॉन टेनिस बोलते हैं तमाम, वो कितने कितने अंक दिए जाते हैं वो एक एक गेम के अंदर में, वो सब पूछता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम में ये है क्या है, ठीक है, डेविस कप क्या है, सब कौन कौन से टूर्नामेंट्स किस किस खेल के क्या हैं, वो सब पूछे जाते हैं। तो आपको खेल से संबंधित हो तो ये तमाम आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। भारत इन इन खेलों में कहाँ कहाँ है, ठीक है, क्या वो खेल ओलंपिक में खेले जाते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में वो शामिल है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत जैसे देशों में जो विकासशील देश है, क्या क्रिकेट नहीं लगता है कि ये क्रिकेट का खेल विकासशील देशों के लिए ठीक नहीं है। जितने विकसित राष्ट्र हैं आप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, जापान देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, क्या किसी की क्रिकेट खेलने वाली है। क्रिकेट जो है वो ब्रिटेन और ब्रिटेन के उपनिवेश जितना वही खेलते जाए ज़्यादा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस फॉर्मेट के जो खेल हैं 5 दिवसीय आप खेल खेलते हो और लोग यहाँ पर बैठ के खेल देखते रहते हैं, तो किसी के पास देखिएगा जितने विकसित राष्ट्र हैं उसको समय अवधि, बहुत छोटी अवधि के खेल खेलते हैं वो लोग, उसी में माहिर होते हैं ज़्यादा, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि 5 दिन तक खेल खेलता देखते। तो क्या हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए ये नहीं लगता है कि ये बैठे नहीं ठल्ले वाला खेल का काम है। काउंटर करेगा आपको, आपको उसके पॉजिटिव चीज़ों को बताना, ठीक है। खेल क्या सिखाता है आपको, अनुशासन सिखाता है, टीम प्रबंधन सिखाता है, ठीक है। ये टीम प्रबंधन ही प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, और वो टीम वर्क जो होगा वो आप खेल आपको सिखाया, आप जिसका उपयोग आप प्रशासन में करेंगे। एक टीम लीडर के रूप में आप काम किया, तो कैसे एक टीम लीडर के अंडर में भी काम करना होता है, एक टीम लीडर के रूप में काम कैसे करना, तो ये सब चीज़ें आप खेल से सिखाते हैं, अनुशासन सिखाता है, और सब प्रशासन में बहुत उपयोगी है। अब आए एक दूसरे एस्पेक्ट पे, वो है संगीत सुनना, ठीक है। बहुत लोग लिखते हैं, कोई लिखता है कि गाना सुनना, गाना गाना, तमाम ऐसे ही हॉबी रहते हैं। सुनना और गाना गाना, ठीक है, थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन फिर भी गाना गाना
थोड़ी अलग है, क्योंकि संगीत की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लिखते हो कि हमको सुनना, गाना सुनना है, पसंद है, तो निश्चित रूप से आपको आपके फेवरेट सिंगर कौन है पूछेगा। पहले तो संगीत का प्रारंभ ही पूछेगा। सामवेद से हुआ, आप बताएंगे सामवेद में ये पद है। छंद युक्त और छंद मुक्त क्या होता, ठीक, ये बताइए, क्या बता सकते हैं? ये जितने गाने बनते हैं लयबद्ध दृष्टिकोण से बनते हैं तो वो होते हैं, उसको छंद युक्त बोलते हैं। और आप देखें बहुत सारे गाने छंद मुक्त भी हैं। आप खासकर गुजराल साहब के गाने लिखो तो आपको बहुत सारा लयबद्ध ढंग से नहीं, उसको तो बिल्कुल कोशिश करनी पड़ती है। उनके बहुत स्कैटर्ड होते हैं, बहुत क्लिष्ट वर्ड भी होते हैं तमाम, तो वो सब पूछे जा सकते हैं। आपके प्रमुख संगीतकार कौन है, गीतकार कौन है। अब जैसे ही आप बोलेंगे तब ये भी आगे बिहार के बताइए कौन से गीतकार सबसे अच्छे हैं। आपको बहुत कुछ गीतकारों का नाम बताइए, अब पहुंच जाएगा। अब आप बताइए, ठीक है। तो उसमें गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, लगभग 500 से अधिक गाने लिख चुके हैं। अब उनके कौन से जो है गाने आपको सबसे अधिक पसंद है वो भी देख लीजिएगा। अगर संगीतकार आप बोलते हो कि कौन सबसे पसंद है तो संगीतकार का भी आप देख लीजिए कौन सा। अगर कोई प्रमुख जो है आपके एक्टर कौन है वो भी पूछा जा सकता है। प्रमुख एक्ट्रेस कौन है जो आपको पसंद है, उसके सिंगर सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। तो जो भी सिंगर का आप नाम लीजिएगा उसके प्रमुख कौन से गाने आपको सर्वाधिक पसंद है, तब वो आपको गाने के लिए भी कह सकता। अब जो बच्चे गाना गा देते हैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, बता रहा हूं। अगर आप कह दें कि नहीं सर यहाँ तो माहौल नहीं है, क्या गाऊं, बहुत निगेटिव जाता। यानी आप तैयार नहीं है उस चीज़ों के लिए, आप बिल्कुल सजग नहीं। आपको एकदम बताना है कि हाँ सर मैं आपको 4 लाइन सुना देता हूँ, ज़्यादा देर थोड़ी आपसे गवाएंगे, 4 लाइन ही सुनाएंगे। आप 4 लाइन गा दीजिए, तैयार हो लीजिए कि कौन सा गाना हमको तैयार करना है, वही गाना सुना दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब गाने आपको उनको याद हो, ठीक है। आप रफ़ी साहब बोले, रफ़ी साहब के 4 गाने बना। अगर आप बोले रफ़ी साहब बोले आप, तो रफ़ी साहब कहाँ के रहने वाले थे, रफ़ी साहब के सभी मूड के कौन कौन से गाने उन्होंने गाए, वो सर्वाधिक प्रचलित हुए, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर किशोर कुमार बोले तो किशोर कुमार का ओरिजिनल नेम से लेके अशोक गांगुली से लेके तमाम उनके कहाँ कहाँ वो के रहने वाले थे और कहाँ कहाँ कब कब उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई भी, कौन कौन से उनके फेमस गाने हुए, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी हॉबी है, आप हमेशा उनको सुनते हैं। और ये मत समझिए कि इंटरव्यूअर नहीं है, वो पुराने गाने से लेकर नए गाने सबको पसंद आता। वहाँ जो बैठा रहता है वेटरन होते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एस्पेक्ट्स आप करेंगे तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप एक्टिंग बोलते हो तो आप बताइए कि आपके कौन से आपके पसंदीदा एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन हैं, दिलीप कुमार हैं, राज कपूर हैं, कौन है। अब उनके जो आपके बेहतरीन, जैसे राज कपूर साहब आपने बोला कि मेरे राज कपूर बहुत मेरे पसंदीदा है। अब राज कपूर की सबसे बेहतरीन फिल्में कौन है, आप बोले कि मैं आपको देता हूँ राज कपूर, ठीक है। बिहार, फणीश्वर नाथ रेणु, तीनों को संबद्ध करिए, कौन से फिल्म दिमाग में आती है। देखिए काल्पनिक चीज़ों को कैसे जोड़ करके वो देखिए, वो आपको लगेगा कि वो जोड़क करिए। प्रश्न पूछने के कई तरीके होते हैं। एक मैंने एस्पेक्ट बताया, वो पूछना क्या चाहता है, तीसरी कसम फिल्म पूछना चाहता है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उपन्यास से आधारित जो छोटी सी कहानी है तीसरी कसम, जिस पर वो फिल्म बनी। अब उसके फेमस गाने हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार, ठीक है, चिठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। तो आप
आपको याद होना चाहिए, 2-4 लाइनें सब हो, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास आना। ये सब गाने, कोई जरूरी नहीं मैं पुराने गाने बोल रहा हूँ, नए गाने नए संगीतकार नए भी पसंद हो सकते हैं। आप नई पीढ़ी के हैं तो आप, हो सकता है मैं पुरानी पीढ़ी की बातें नहीं, लेकिन अगर आपने पुरानी फिल्मों को बताया, वो जो इंटरव्यूअर हैं वो उनके काल के पिक्चर हैं, उनके संगीतकार है, तो आपको उनका दिल जीतना है। अब नया नया गाना और नए नए गायक जो कि हमारे बादशाह जी गाते हैं रैप, अब वो सुन तो जरूर लेते हैं लेकिन रैप किसी मुंह पे चढ़ता नहीं, जबान पे चढ़ता नहीं। इसलिए देखिएगा आजकल के गाने आते हैं चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान जितने गाने हैं वो बड़ी कम अवधि में चलते हैं, पुराने गाने सर्वकालिक हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने गाने के जो अर्थ होते थे बहुत ही सुगम, सहज और जो जबान पे चढ़ने वाले होते थे, उस प्रकार के गीत लिखे भी जाते थे और उनके अर्थ भी समझ में आते थे। अब आजकल के गाने क्या है, ठीक है, अगर कोई हिस्ट्री का आदमी बैठा होगा और आपने संगीत बोला तो अमीर खुसरो के पास चला जाएगा। वाद्य यंत्रों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहां भी जा सकता है। ठीक है, बहुत, अगर आपको लगा, आपने कहा कि मैं गायक, मैं तो गाना भी गाता हूं, तो जानिए कि आपसे आरोह अवरोह से लेकर के ख्याल और तमाम गायकी के जो स्टाइल हैं, कजरी और तमाम, वो सब पूछ सकता है कि बताइए इसका अर्थ क्या है। अगर आपने गायन लिख दिया तो ये परिचायक होगा कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपको उनसे प्रश्न पूछेंगे, आपने बताना शुरू किया, हो सकता है आपको पूरा बोलने भी ना दे वो, और काट करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि लगेगा कि नहीं जेन्युइन है। जैसे ही उसको लगेगा कि ये जेन्युइन पर्सन है, ये सही बोल रहा है, वो आपको पूरा बोलने भी नहीं देगा, दूसरा प्रश्न फटाक से दूसरा प्रश्न पूछ जाएगा कंप्लीट उत्तर देने के पहले ही। अब किसी का हो सकता है एक्टिंग करना, अभिनय करना हो सकता है, अब वो पूछ सकता है कि भाई आपका करना अभिनय रहा है तो बोलिए, जो नाटक जो विधा है उसके संबंध में पूछना शुरू कर देगा। किस प्रकार की दृश्य श्रव्य विधा है, ये कैसे है, ये क्यों अन्य विधाओं से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कौन सा ऐसा नाटक है जो सर्वाधिक बार मंचन किया गया, यानी भारतेंदु के बारे में पूछेगा, अंधेर नगरी, तमाम जितने भी नाटक अभी जो किए जा रहे हैं संस्थाओं के बारे में वो भी पूछ सकता। नुक्कड़ नाटक और मंचीय नाटक में क्या अंतर है। ठीक है, कौन सा, अगर आप नुक्कड़ नाटक करते, कौन सा नाटक आपने सर्वाधिक बार अभी तक किया, उसका कथ्य क्या है। देखिए, सब पूछने के पीछे रीजन ये कि जेन्युइन है कि नहीं, ये पूछना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझिए कि आपको जो बताना है वो जेन्युइन जो व्यक्ति है कि नहीं, इस बात का परख वो करना चाहता है, इसलिए आपसे अंदर से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इसकी तैयारी करनी। ठीक है, अगला जो हॉबी मैं ले रहा हूँ वो है कहानी पढ़ना या उपन्यास पढ़ना। अब आप किसी के पढ़ने का शौक होता है, या फिर कोई कहता है कि मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ, कॉमिक्स भी पढ़ सकता हूँ। अब पूछेगा कि कॉमिक्स पढ़ते हो, ये कॉमिक्स प्रशासन में कैसे सहयोगी हो सकता है, कौन सा कॉमिक कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता है, ध्यान में रखिए। अब उस कॉमिक कैरेक्टर का लेखक कौन है। अब जैसे मसलन मैं आपको कह दें कि जैसे चाचा चौधरी किसी को बहुत पसंद, अब वो चाचा चौधरी के कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर उस चाचा चौधरी में, साबू है, ठीक है। अब उस साबू कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर का कार्य क्या है, चाचा चौधरी का कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को जन्म देने वाला कौन है, प्राण साहब जो अभी नहीं रहे, कार्टूनिस्ट। तो देखिए, वो उनके बारे में उनकी जानकारी प्राप्त करनी है। जो भी आप कहते हो,
अब वो क्या इंस्पिरेशन देता, आपको इंस्पायर्ड किस प्रकार करता, आप जब पढ़ते हो तो क्या इंस्पायर्ड करता। चाचा चौधरी का जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है। तो महोदय, जब मैं प्रशासन में आऊँगा और मुझे जब निर्णय लेने होंगे तो क्विक निर्णय लेने होंगे, उस समय मुझे चाचा चौधरी के जो दिमाग तेज चलने वाला वो कैसे वो कार्य करते हैं, वो पढ़ते हैं तो मैं सीखता हूँ, और सीखता हूँ तो उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। मैं अपनी क्विक निर्णय लेने की क्षमता जो विकसित करने का प्रयास करूँगा। तो आप किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हो, उसको कैसे ला करके रखते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विस्तार से बता रहा हूँ हर एक पहलू को। ठीक है, क्योंकि अब मैं रूबरू होकर के नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो वरना मैं लंबे लंबे क्लासेस लेके बच्चों को बताता हूँ। आप जितने भी मेरे बच्चे कम्पीट किए हैं, तमाम डीएसपी और तमाम जो भी लड़के हैं, वो उनसे शायद मौका मिले आपको, मैं मिलवाऊँ, वो बताएंगे कि सब फिर वो इंटरव्यू में कहीं पकड़ नहीं पाएगा कोई। इन सब पहलुओं पर अगर काम कर लेंगे आप, तो आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे। बाकी तो फैक्टर्स है कि कुछ फैट काम करते हैं बेटा, वो सब दूसरी बातें हैं। कोई इंटरव्यू बहुत अच्छा भी दे करके आता है, लेकिन कोई फैक्टर काम नहीं कर पाता है, कुछ चीज़ें त्रुटिपूर्ण रह जाती हैं, तो वो पता नहीं चल पाता कि मैंने क्या गलतियां की, उसके कारण बहुत अंक सब जवाब देता है, फिर भी जवाब देने के तरीके क्या हैं, बोलने के तरीके क्या हैं, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, जैसे कोई आप देखेंगे आता है तो प्रणाम करता है, प्रणाम सर, प्रणाम सर, जैसे लगा लठ मारा, प्रणाम नहीं किया, लठ मारा। तरीके में विनम्रता होनी चाहिए। आप कल को ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि आएंगे, आप विनम्र होकर काम करेंगे। बहुत सारे कार्य लोग नहीं कर पाते हैं और संतुष्ट करके आगे वाले को भेज देते हैं। यही तो प्रशासनिक कुशलता, कि लोगों को ऐसे कन्विंस कीजिए कि वो जाए कि सर की गलती नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है जो इस तुरंत ये काम नहीं कर पा रहे, एक प्रोसीड्योर है जिसके तहत ये काम हो पाएगा। ये सब चीज़ों का टेस्ट होता है। कोई लोग कहते हैं कि सारे सब सवालों का जवाब हमने दिया सर, फिर भी हमको अंक अच्छे नहीं आए। आपका प्रस्तुतिकरण क्या है, आप कैसे पेश आते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो हर पहलू पर ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं कहानी वाले पर आता हूं कि अगर आप कहेंगे आपका पसंदीदा कहानीकार कौन है, कौन कौन सी कहानीकार का आप कहानी पढ़ते हो, पसंदीदा कौन। अगर आपने कहा प्रेमचंद, मान लीजिए सबसे प्रेमचंद सबको पसंद है, तो बोलेगा प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानी आपने पढ़ी है। अब वो पढ़े रहते हैं, ध्यान में रखोगे, सबको कहानी उपन्यास है, सबको शौक रहता। अब पूछेगा कि अच्छा ये बताइए, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप सबसे महत्वपूर्ण किस कहानी को मानते हैं जो प्रेमचंद साहब ने लिखी। अब वहां पर क्या पूछना चाहता आपसे, नमक का दरोगा, यानी प्रशासन में ईमानदारी जो है, भ्रष्टाचार पर है। अब वो आप तुरंत उसके बाद भ्रष्टाचार पर आ जाएगा कि प्रशासन में कैसे भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप कैसे इस भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करेंगे, तमाम करेंगे, आप मातहत के ऊपर कैसे नियंत्रण रखेंगे कि भ्रष्टाचार को मिनिमाइज कर पाएँ, ये सब पूछ सकता है। तो इंटर लिंक है ये सब सारे चीज़ें, कैसे एक दूसरे पर आ जाएंगे बोलने पर। कोई अगर आपने कहा कि आप बहुत ग्रामीण बैकग्राउंड से रहने वाले हो और तमाम हो, और आपने लिखा कहानी, देखिए आपकी पृष्ठभूमि को देख करके और आपके हॉबीज़ को देख करके और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चालाक जो साक्षात्कार लेने वाला होता है वो ऐसे ही प्रश्न पूछता है। मैं तो अक्सर ही पूछता हूँ, अगर कभी मैं किसी मॉक इंटरव्यू लेता हूँ सब लोगों का, तैयार मैं ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, पर ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर कोई किसान के पृष्ठभूमि से आया तो मैं और कहानी लिखा तो मैं गोदान पूछूंगा कि गोदान उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उपन्यास। तो गोदान देखिए, आप उपन्यास को देख लीजिए, गोदान को।
ठीक है। अगर कहानी के रूप में देखेंगे तो तमाम सदगति है, सवा सेर गेहूँ है, तमाम इसे कहानियाँ हैं। इन सब के संकलन कहाँ है पूछ सकता है, तो वो आप देखेंगे वो सीरीज के रूप में प्रेमचंद की सीरीज के मानसरोवर आती है, भाग 1 भाग 2 सारी प्रेमचंद की कहानियाँ उसके अंदर समाहित। तो प्रेमचंद के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। आपकी जितनी भी उपन्यास आपने कहा तो उपन्यासकार का नाम, कोई अगर आप महिला कोई अभ्यर्थी हैं तो आप 5 महिला साहित्यकारों के नाम, ठीक है, वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है। बिहार के साहित्यकारों के नाम, ठीक है, कोई कहानीकार बताइए तमाम। देखिए मैं इसलिए सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि डायमेंशन दे रहा हूँ कि आप इन सब पर वर्कआउट करेंगे और कार्य करेंगे, और जब कभी अगर मॉक लेने का मेरा मौका होगा मैं इस पर रखूँगा और आपसे इससे संबंधित तमाम प्रश्न पूछूंगा तो आप कितना अच्छा उत्तर दे पाते। ठीक है। इतनी बातें कहानी उपन्यासकारों इन तमाम चीज़ों के लिए आप देखिएगा। कविता हो सकती है, कोई बोलता कविता लिखना हो सकता है, तो पूछिएगा कविता कितने प्रकार की कविताएं होती हैं। ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, नई कविता क्या है, अकविता क्या है, सब पूछा जा सकता है। कविता लिखते हैं तो अपनी स्वरचित कोई कविता सुनाइए। ठीक है। तो वहाँ पर आप सुनाना होगा, आपको तैयार होकर जाइएगा, याद करके जाइएगा, तारा प्रवाह बोल दीजिए कविता, और इतने अच्छे ढंग से बोलिए। अगर कोई ओज पूर्ण वाली हो तो बिल्कुल ओज की, आपके आवाज़ में ओज दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये ओज का मतलब, कहने का मतलब क्या मैं बता, जो थोड़ा हिंदी ट्विस्ट हो जाता, यानी कोई वीर रस वाली कविता है तो आप उसको इसी तरह सुनाइए। जैसे ही आप बोलेंगे तो कहेंगे उद्बोधन है ये इस प्रकार का। ऐसे कौन से कवि हैं जो इस प्रकार की कविताएं लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, तमाम मैथिली गुप्त तमाम पर आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखिएगा इन सब चीज़ों से लेकर के आप जैसे ही उस तरह से बोलेंगे, आप हो सकता है कि फिर से राष्ट्रवाद वाले पे आ जाए और फिर भारत चीन और ये सब रिलेशनशिप पर आ जाए। तो लेके देखिए कहाँ से कहाँ संबंध जोड़ते हुए पहुंच सकता है वो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। गॉसिपिंग करना, किस प्रकार की गॉसिपिंग आप करते हो। ठीक है। गॉसिप करना, किसी को लिखता है गपशप करना मेरा बड़ा हॉबी, तब वो बोलेगा आप भाई प्रशासन में तो आप खाली गपे सप करिएगा, काम तो करिएगा नहीं। बोलिए नहीं, गपशप करके ही आप कैसे इसको पॉजिटिव वे में लाओगे। गपशप करके ही जो कला होती है गपशप करने की, ये सबके पास नहीं होती है, और ये मेरा हॉबी है। तो ये प्रशासन में इस प्रकार सहयोग होगा महाशय, जब मैं गांव में जाऊंगा और किसी व्यक्ति से उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछूंगा तो उससे इस प्रकार गप करूंगा तो उससे उसको कहीं भी प्रशासन से और व्यक्ति के बीच की जो दूरियां हैं वो दिखाई ना पड़े, उसको लगे कि ये व्यक्ति तो मेरे समाज से ही उठकर गया हुआ व्यक्ति है। उसी के अंदाज में बोलूँगा, उसी की भाषा में बात करूँगा, ऐसे गप करूँगा, अंतरंग बना लूँगा कि वो सहज ही अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपनी सारी शिकायतें वो रख देगा। अब जब सारे बयान रखेगा तो मैं फिर उसके प्रॉब्लम्स को जो समझूंगा उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। तो प्रशासन से जो व्यक्ति की जो दूरी रहती है वो नज़दीकियां बढ़ेंगी, उसमें विश्वास बढ़ेगा और मैं फिर भी सहज रूप से काम कर पाऊंगा। देखिए बहुत कहाँ थी गपशप वाली बातें, आपको लगा इससे क्या प्रश्न आ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, और अचानक से मैंने कहाँ से प्रश्न पूछ दिया। अब आपसे पूछ सकता अच्छा है गप करना आपको सबसे पसंद है या केवल महिलाओं से पसंद है। अब प्रश्न जो है आपको दूसरी ओर भी ले जा सकता है। ठीक है। अपोजिट सेक्स से बात करना कोई बुरी बात थोड़ी है, सकारात्मक बातें भी हो सकती है। महिलाओं के प्रॉब्लम्स हैं और महिलाओं के लिए हमको काम करना, महिला से संबंधित सारी योजनाएं महिला और बच्चों से, और ये अगर किसी पुरुष में आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बातें हैं। तो आप कह सकते हैं कि नहीं सर ऐसी बातें नहीं है, महिलाओं की निकटता कतई उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रेमचंद ने मेहता के मुख से ये उक्ति कहलवाई कि यदि
पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाएं तो पुरुष महान बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सहृदयता, मानवतावाद, दया भावना, ये तमाम चीज़ें, ममता, ये सब चीज़ें जो है वो नारी को पुरुषों के ऊपर कहें आप उसको श्रेष्ठता प्रदान करती है, इसी सब मूल्यों को लेकर के। और यदि किसी पुरुष में ये बातें आ जाए और वो व्यक्ति अगर वो प्रशासन में हो तो आप समझे कि वो फिर उससे बढ़िया प्रशासक कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को आप उल्लिखित करेंगे, इन सब बातों को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति लिख देता है कि मेरी हॉबी कॉमिक्स पढ़ना है, बहुत लोग लिखते हैं। अब कॉमिक्स पढ़ने में तो पूछ सकता है कि बताइए कि आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, कौन सा कॉमिक्स आपको सबसे अच्छा लगता है। तब आप बोलेंगे कि कोई भी और लग सकता है, आप जो भी बोलें। बहुत लोग जो है वो चाचा चौधरी वाला बोल देते हैं। तो पूछेगा बताइए चाचा चौधरी, कैरेक्टर्स के नेम आपको याद रहने चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल देना कि कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो बोलेगा साबू कैरेक्टर का क्या काम है, चाचा चौधरी से आप क्या सीख लेते हैं और प्रशासन में क्या योगदान आपको मिल सकता है चाचा चौधरी से। तो आप उसका उत्तर देंगे कि महोदय, चाचा चौधरी जो है संकटकालीन परिस्थितियों में उनका जो दिमाग है वो बड़ी बिजली की तरह तेज से चलता है और वो क्विक डिसीजंस लेते हैं, जिससे जो है बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेते हैं। तो दिखाता है कि ताकत से ज़्यादा दिमाग तेज होता है। तो इसी तरह से प्रशासन में भी है कि शक्ति का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना, बल्कि आपको इस प्रकार से दिमाग से चलना है ताकि सारे प्रॉब्लम को आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर लें। तो कहें कि जब मैं इस तरह से कभी प्रॉब्लम में आऊँगा, मुझे चाचा चौधरी इंस्पायर्ड करेंगे और उनकी तरह ही मैं ये कार्य करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त कर सकूं और लोगों का दिल जीत सकूं। ठीक है, किसी भी चीज़ को सकारात्मकता में कैसे तब्दील करना है, ये अभी से सोचिए। वो आप इंटरव्यूअर जो होंगे, हो सकता है आप में वो नकारात्मकता का लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप बिल्कुल हतोत्साहित हो और अपना पेशेंस खोएं। जवाब जो है किसी चीज़ का फैक्चुअल का जवाब नहीं देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 10 में से 10 सवाल आप जवाब दे दिया और तब भी आपको अच्छे अंक नहीं आए, आप कहें पता नहीं क्यों नहीं आए। ठीक है, और कोई व्यक्ति 10 में से 5 जवाब दिया और तब भी अच्छे अंक लेकर के आता है, उसके क्या कारण है? इसके कारण है प्रस्तुतिकरण। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप बिल्कुल इसको इस प्रकार बताइए कि एकदम लगे कि व्यक्ति जो है इसके अंदर में डबल कैरेक्टर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं भी जानता है, इसने कोई पेशेंस नहीं खोया। जो पेशेंस रखता है, पेशेंस नहीं खोता है, प्रशासन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होता है। नो बोल करके कितना कूल आप रहते हैं, ये भी एक टेस्ट है। ठीक है, आपा तो नहीं कहीं खो गए, आप कुछ ऐसा तो नहीं है, आपको बिल्कुल आपको गुस्सा दिलाने का भी प्रयास करेगा, लेकिन आपको कूल रहना। जितना आप नो बोल के कूल रहते हैं, ठीक, ऐसा भी नहीं है कि आप वो पूछता जा रहा है, आप नहीं बोल करके और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये भी नहीं है। नहीं तो कहेगा कि एकदम बिल्कुल ये ऐसा व्यक्ति है कि जो कि न सुनना बढ़िया से पसंद करता है और न बताना पसंद करता है और ऊपर से हंस रहा। ऐसा नहीं है। आप सॉरी बोलेंगे तो आपकी विनम्रता के साथ, सॉरी सर, देखिए ध्यान में रखिए, मैं नहीं जानता हूँ, परहेज करिएगा ऐसे शब्दों से। इंटरव्यू बोर्ड में सब चीज़ें अचानक से किसी को याद आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपको बोलना है, ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आपको बोलना है
कि सर अभी मेरी स्मृति में ये नहीं है, कि अभी याद नहीं मुझे आ रहा। ठीक है, ये सबसे अच्छा जवाब होता है। तत्काल मुझे अभी याद नहीं है तो आप बोले सर मेरी अभी मुझे मेरी स्मृति में नहीं है, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो भी बोले कंफर्टेबल। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो कोई भी चीज़, मैंने कहा हॉबी कुछ भी आप रखें, उसके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अभी एक छात्र ने मुझे लिख करके दिया कि सर एक मेरा हॉबी ये है कि मैं डायरी लिखता हूँ। अब डायरी लिखने में क्या प्रश्न हो सकता है, उन्होंने पूछा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि डायरी, पहले तो आपको कहेगा डायरी होता क्या है, परिभाषित करिए डायरी को। ठीक है, तो डायरी कहते किसको है? डायरी कहते हैं जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष प्रतिदिन अपने जीवन की जो घटनाएं घटती रहती हैं उनको शब्दों में पिरो करके डायरी में लिख देना प्रतिदिन, उसे डायरी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ये आत्मकथा नहीं हो जाएगी? हो सकता है कि डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है? तो डायरी और आत्मकथा में अंतर है कि डायरी में प्रतिदिन ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, परंतु आत्मकथा में उनमें से कुछ घटनाओं को चयन कर करके जो रोचक होते हैं, जो उल्लेखनीय होते हैं, उनकी ही चर्चा होती है आत्मकथा में। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर। कोई भी डायरी बाद में चलकर किसी का आत्मकथा बन सकता है, लेकिन विस्तार नहीं होगा। उसमें तो छोटी छोटी घटनाएं भी लिखी रहती हैं। डायरी तो प्रतिदिन का है कि आप किससे मिले, क्या मिले, उनसे मिलकर क्या महसूस किया, तमाम। क्योंकि व्यक्ति अपने मनोभावों को शब्दों में पिरो करके उसको लिख देता है, उसी को डायरी कहते हैं। आप पूछेगा कि बताइए एक आध दो डायरी बताइए जिनके बहुत चर्चे में रहे हैं। तो महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे महादेव देसाई, महादेव भाई देसाई कहते हैं, उन्होंने जो है कुछ गांधी जी के साथ जो दिनचर्या हुआ करती थी उन सब को लिख करके एक डायरी लिखा, जिसको नरहरि पारिख जी ने संपादित किया और वो बड़ा चर्चित भी रहा। इसके अतिरिक्त गुप्त जी की जो डायरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दो डायरी के संबंध में तो देखिए, आप अगर पढ़े हैं तो आप बताइएगा कि हाँ इनकी डायरी मैंने पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप बोल सकते हैं इस विधा की दो डायरियां हैं जो कि सर मैंने उदाहरण के तौर पर कहीं पढ़ा था कि ये डायरी लिखी गई है। अगर नहीं पढ़ पाए हो तो आप सीधे कह दीजिएगा सर मैंने पढ़ा नहीं है इसको, इनकी डायरी को, और मैं लिखता हूँ डायरी। ठीक है, तो आप बोले कि बताइए अपनी डायरी से कुछ संस्मरण बताइए, या बताइए कि आज जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं उसको आप डायरी में कैसे पिरोएंगे। ठीक है, ये कह सकता है। अब आपको उस समय लिखना बताना होगा कि मैं डायरी में क्या लिखूंगा। अब बोलना ये है कि सर ऐसा है कि ये तो साक्षात्कार के समाप्त होने के बाद मैं पूरा कैसे अनुभव करता हूँ, इन सब को मैं लिखूंगा, और ये थोड़े व्यक्तिगत होते हैं, सार्वजनिक नहीं होते हैं। अब गांधी जी के संस्मरण जो बहुत उच्च कोटि के जो बहुत लोग होते हैं उनके संस्मरण डायरी और ये तमाम चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं। अभी मैं उस प्रक्रिया में नहीं हूँ, आगे चलकर क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये व्यक्तिगत होती है अपने अनुभव का व्यक्त करना कि मैं आपके प्रति क्या अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है। ठीक है, आप कोई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बोल सकते हैं, आप उसको इस रूप में लेना और आपको हंसते हुए मतलब मुस्कुराते हुए ये बातें कह देनी है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आप अंदर से ये आ जाए, एरोगेंसी नहीं दिखनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा।
वो आपको करने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे नहीं कुछ बताइए हम लोगों के बारे में, आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए कहिए कि जितने अभी तक बोर्ड का जो रवैया है बहुत सकारात्मक रहा, बड़े अच्छे ढंग से कह दीजिएगा, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रश्न पूछे, मैंने उनका जवाब दिया। अब उनके चेहरे से तो आज संतुष्टि दिखाई पड़ती है, वो अंक में कितना तब्दील होगा ये तो भविष्य बताएगा, वो सब लोग हंसने लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसे बोलने में, और बोर्ड अगर हंस दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है, बनाने की कोशिश बहुत हल्के फल्के ढंग से बोल जाइए। देखिए आपको यही करामात तो दिखाना है वहाँ, कि अपने शब्दों की कारीगरी से कितना इम्प्रेस कर पाते हैं। ठीक है, और किसी ने लिखा कि सर मैं गीता पढ़ता हूँ, तो क्या मैं गीता पढ़ना हॉबी लिख सकता हूँ, इससे क्या प्रश्न आ सकते हैं। अब ये तो बड़ा आपने जो किसी का गीता पढ़ना हो सकता है हॉबी, लेकिन ये हॉबी अपने आप में खतरनाक हो सकता है। जब आपको गीता पर कमांड हो तभी ये लिखिए, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो बैठने वाले, वो सभी पढ़े हुए होंगे गीता अवश्य, और कई कई बार पढ़े होंगे। कितनों को तो बहुत श्लोकें भी सब याद होगी। अब पूछना शुरू करेगा, बताइए गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? तो 18। श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 700 श्लोक हैं लगभग। ठीक है, आप पूछ सकता है कि जो पहला श्लोक क्या है, और इसमें किसने किसको कहा। ठीक है, प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए गीता जो है, ये गीता की जो युक्ति है, इसमें कहने वाला कितने व्यक्ति थे और सुनने वाला कितना व्यक्ति था। बड़ा रोचक प्रश्न है ये। तो इसमें ये नहीं है कि बोलिए कि कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना, यही है। नहीं, इसमें एक जोड़ा और है, कहने वाला और सुनने वाला, और वो है संजय, और दूसरा सुनने वाला धृतराष्ट्र। ठीक है, जो वरदान मिला था उनको कि तुम दिव्य दृष्टि मिलेगी, तुम वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट बता सकते। तो ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटा छोटा प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि बताइए कि योग क्या कहलाता है। उसमें योग की चर्चा उन्होंने की। तो जो फल है और जो अफल है, जो मतलब किसी को फल की प्राप्ति होती है, किसी को नहीं होती कर्म में, किसी को सुख दुख है, सिद्धि और असिद्धि है, किसी को सिद्धि प्राप्त होती, किसी को नहीं होती है। इन चीज़ों में जो तटस्थ रहता है, जिसका समान व्यवहार रहता है, इसी को समत्व कहते हैं। ठीक है, यही योग कहलाता है। और समत्व भी इसी को कहते हैं, समान व्यवहार करना। समत्व भी पूछ सकता है कि दुख और सुख की स्थिति में किसी का संभाव होना, यही समत्व है। तब फिर इस पर आ सकता है, क्या आप गीता का अनुसरण करते हैं, पूछ सकता है। बोलिएगा हाँ महोदय कोशिश करता हूँ, तो बोलेगा अगर इस इंटरव्यू में आप फेल कर जाए, बीपीएससी में आपका सिलेक्शन न हो, ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं कि गीता में जो आपको संभाव रहेगा, समत्व व्यवहार करने का रहेगा, ऐसा मनोभाव आपके अंदर में उत्पन्न होगा? तो आपको कहना कि जी महोदय कोशिश अवश्य करूँगा। हालांकि मानवीय कमजोरी है कि असफलता जब होती है तो निराशा आती है। इसी चीज़ के लिए तो गीता पढ़ता हूँ, और गीता में ये लिखा गया है कि अगर असफलता भी हुई, आपको फल की प्राप्ति नहीं भी हुई, तब भी आपको व्यवहार इसी करना, यही संबलता प्रदान करता है और कर्म योग करने की प्रेरणा देता है। मैं पुनः अगले वर्ष के लिए तैयारी से मन योग से लग जाऊंगा, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करूंगा और पुनः मनोयोग से लगते हुए सफलता प्राप्त करूंगा। ठीक है, ये सही से प्रश्न पूछेगा आपसे। कुछ श्लोक याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा,
महत्वपूर्ण है। पहला वाला तो श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा, और वो वाला कि जो है नैनम छिद्यन्ति वाला जो है वो तो निश्चित याद होना चाहिए कि आत्मा न मरती है न मारती है, जो अजमर है अमर है, वो तो निश्चित पूछता है। अगर गीता ने आपको लिख दिया, ऐसे भी पूछ सकता है, तो वो महत्वपूर्ण है। और इसके बाद पूछेगा श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व के अंतर्गत आती है। अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको जरूर याद होगा, तो वो भीष्म पर्व है। ठीक है, वो 13 अध्याय से 42 अध्याय के बीच में है। और श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर वेद व्यास क्या लिखते हैं, वो एक है संस्कृत में, वो आप जरूर याद रखिएगा, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो बोलिए कोशिश कीजिए कि आप सच बोलिए, उस पर काम कीजिए। अगर अभी नहीं है तो उसको अभी से काम कीजिए, और उसको कोशिश कीजिए कि वो आप इतना प्रश्न आप जरूर याद रखिए कि जब मौका मिलता मैं पढ़ता हूँ, कौन सा पर्व आपको सबसे अच्छा लगता है, उसकी कौन सी बातें सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वो बातें कौन सी अच्छी लगती है वो चयन कर लीजिए कि ये हमको बोलना है, उसका अर्थ क्या होगा, उसका संस्कृत भी, उसका हिंदी भी। ठीक है, इतनी बातें मैं आपको इस सेगमेंट में बता रहा हूँ। अब मैं अगले सेगमेंट में जब आऊँगा तो कुछ अन्य बातें लेकर के आऊँगा। कोशिश करूँगा कि पद सोपान के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि किसका प्रेफरेंस आप क्या कौन सा देंगे, और अगर देते हैं तो कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं, हायरार्की क्या है, जैसे पुलिस सेवा दिया तो उसकी हायरार्की क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की क्या है, और इन सब चीज़ों पर आऊँगा। धन्यवाद।